कृत्रिम कायिक जनन। अब देखो कृत्रिम कायिक जनन के लिए 3 विधियां हमारे पास, एक तो कलम लगाना, दूसरा दाब लगाना, तीसरा रोपण विधि। देखिए क्या क्या है, पहला कलम लगाना, दूसरा दाब लगाना, तीसरा रोपण विधि। और फर्स्ट है आपके पास कलम लगाना। कलम लगाना विधि में क्या कहते हैं, हम कलम लगाते हैं, सीधा सा करते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लो हमारे पास कोई पादप है, सबसे अच्छा उदाहरण है गुलाब, जैसे गुलाब का पादप है, तो हमने क्या किया, यहाँ से इसकी ये शाखा को इस तरह से काट लिया, जैसे ये इस तरह से काट लिया, इसको काट लिया, ये टुकड़ा क्या कहलाएगा, आपके कलम कहलाएगा। अब इस कलम को हमें क्या करना है, मिट्टी में लगा देना। मिट्टी में हम लगा देंगे तो इसके अंदर जो पर्व संधियां होगी उनसे धीरे धीरे जड़ें निकल जाएगी, और जड़ें निकलने के बाद इससे ऊपर पर्ण बन जाएगी, और इस तरह से हमारे पास नया पौधा बन जाएगा। ये काम कौन कर रहा है, मानव। इसलिए इसको किस में रखा गया है, कृत्रिम कायिक जनन। ये परिभाषा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कृत्रिम कायिक जनन यानी कायिक जनन का वो प्रकार जो मानवीय हस्तक्षेप के कारण होता है, या मानव के कारण होता है, या मानव के द्वारा किया जाता है, उसे क्या कर देते हैं हम, कृत्रिम कायिक जनन। इसकी 3 विधियां हैं। फर्स्ट है कलम लगाना, यानी कि हम ऐसे कलम काट लेंगे और उस कलम को लगाकर नए पादप का निर्माण कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये, नॉर्मली कलम हम यूं सोचते हैं तने की ली जाती है, देखा जाए तो हम इसको जड़ से भी काट कर बना सकते हैं, तो कलम जड़ से भी ली जा सकती है, ऐसा और कोई दिक्कत नहीं है उसमें, दोनों चीजों से लेके बना सकते हैं। सेकेंड विधि है आपके दाब लगाना। तो यहाँ देखिए ये तीनों टॉपिक आपके डिटेल में दिए हुए हैं, तो यहाँ पे मैं इसीलिए सारे डिटेल में डिस्क्राइब कर रहा हूँ। इसके पहले वाला जो टॉपिक था आपने वो सिर्फ नाम और उदाहरण थे, इसलिए मैंने उनको इतने ज्यादा डिटेल में बताया नहीं था आपको। अब देखिए इसमें क्या हो गया, आपके कलम लगाना, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, कलम लगाने में हम कलम के रूप में उसके पादप के हिस्से को काट कर अलग कर लेंगे। ये तो हमारे कलम होगी, इसको मिट्टी के अंदर लगा देंगे, और लगाने के बाद इसमें जो पर्व संधियां होगी उनसे नए पादप का निर्माण होगा। किसी को पता नहीं है पर्व संधि क्या होती है, पर्व क्या होते हैं, उसमें कंफ्यूज हो तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण है गुलाब। एक गुलाब टाइप कितना हुआ। चलो अब दूसरी विधि देखिए आपके दाब लगाना। दाब लगाना विधि 2 तरह की, एक तो टीला दाब और एक है वायु दाब, ये इसी का दूसरा नाम है गुट्टी विधि। अब टीला दाब में क्या होता है, देखिए इसको समझ लीजिए, इसका उदाहरण है मोगरा और चमेली। अब इसमें क्या होगा, देखिए सिंपल सा है, ये जैसे हमारे पास पादप है, ये पादप में ये तना है ऊपर, इस तने में क्या हो गया, ये नीचे वाली जो शाखा है वो शाखा को हमने क्या किया, मिट्टी में दबा दिया, और मिट्टी में दबाकर उसके ऊपर ऐसे मिट्टी से उसको दबाकर ढक दिया, तो इसलिए यहाँ पे क्या बन गया, टीला। तो इसलिए इस विधि का क्या नाम रखा हुआ है, टीला दाब। कुछ नहीं किया, पादप की जो निचली शाखा थी उस निचली शाखा को हमने दबाकर नीचे कर लिया। अब ये जो हमने पादपों के उदाहरण लिए हैं, आपने खुद ने देखा होगा, इनकी शाखाएं क्या होती है, लचीली होती है, कोमल होती है, जिनको हम मोड़कर मिट्टी में दबा सकते हैं। तो उनकी शाखाओं को वैसे भी नीचे वाली लेनी, तो नीचे वाली शाखाओं को मोड़कर मिट्टी में दबा देते हैं। मिट्टी में दबाकर उसके ऊपर, जैसे यहाँ ठंडा होती है उसको मिट्टी में दबा दिया, ये देखिए, और ये मिट्टी में दबाने के बाद ये ऊपर मिट्टी रख दी, तो ये मिट्टी रखने से यहाँ पे क्या बन गया, टीला बन गया। तो इसलिए इस विधि को क्या बोला है, टीला दाब विधि। अब इसमें पर्व होंगे, और उन पर्व संधियां होगी, उन पर्व संधियों से क्या निकलेगी, अपस्थानिक मूल निकल जाएगी, और इससे बाद में क्या हो जाएगा, नए पादप का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पे समझ लीजिए अपर क्या नाम है आपके पर्व संधियां, एक मिनट उसको भी देख लीजिए। पर्व संधियां किसे कहते हैं, जैसे हमने सबने गन्ना देखा हुआ है, तो गन्ने में आपके यहाँ इस तरह से बीच में हिस्से बने हुए रहते हैं, तो ये जो हिस्से बने हुए रहते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है, पर्व। इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा क्या कहलाएगा, पर्व। और इन दोनों पर्वों को जोड़ने वाला जो हिस्सा होता है, इस तरह से गोल नुमा उसमें बना रहता है, उसको क्या बोला जाता है, पर्व संधि। और जड़ें इसी से निकलती हैं। आपने गन्ने में कभी देखा हो तो नीचे वाले हिस्से में यहाँ से इस तरह से जड़ें निकलती हुई दिखाई देगी आपको, तो इनको पर्व संधि कहते हैं। तो जड़ कहाँ से निकलती है, पर्व संधि। तो अब इसमें जो पर्व संधियां रहेगी उससे जड़ें निकल जाएगी और नए पादप का निर्माण हो जाएगा। तो इसको तो क्या बोला, टीला दाब। अब दूसरा हमारे पास वायु दाब, यानी कि वायु के अंदर हमने दाब लगाया, या इसको एक और नाम से बोला जाता है गुट्टी विधि। अब गुट्टी विधि कैसे बोलते हैं, देखिए इसको भी समझ लीजिए क्या है ये। देखिए हमने ये पादप लिया, अब ये पादप लिया, अब इस पादप में क्या हो गया, ये शाखाएं ली, अब इन शाखाओं को मोड़कर हम इसमें नीचे नहीं दबा पा रहे, उसी में इसको वायु दाब को काम में लिया जाता है। यानी कि कहने का अर्थ हो गया कि जिन पादपों की नीचे वाली शाखाएं कठोर हो जाती है और हम उसको मिट्टी में दबाकर नहीं रख पाते, तो उसमें फिर कौन सी विधि काम में ली जाती है, वायु दाब।
और अगर लचीली होती है तो उसमें कौन सी विधि काम में ली जाती है, टीला दाब। अब यानी कि हमने क्या बोला, इसमें इनकी शाखाएं कैसी होगी, कठोर होगी, तो हम नीचे मोड़कर नहीं दबा सकते। अब हमने क्या किया, इसकी कोई सी भी कठोर शाखा ले ली। अब इस कठोर शाखा में हमने क्या किया, इसके ऊपर जो छाल वाला हिस्सा है या कोर्क वाला हिस्सा है, उस वाले हिस्से को हमने इसे हटा दिया। ठीक है, मतलब इसको यहाँ समझ लीजिए, जैसे ये पूरे शाखा थी तो इसमें क्या हुआ, ये इस तरह से छाल बनी हुई, मृत कोशिकाओं की बनी होती है, आपने पढ़ा हुआ है, जिसके वृद्धि में आता है वो, तो ये इस तरह से छाल है। अब हमने क्या किया, इसके इस हिस्से से ये छाल हटा दी, सिर्फ क्या रखे हमने यहाँ पे, उत्तक उत्तक बचे रखने के, कौन से, सवन उत्तक बचा रहेगा बचे, और ये इस तरह से आके ये सारी छाल हट गई। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर एक तरह से ये इस तरह से बन गया। तो ये वाली चीज हमने यहाँ बना दी। अब इस पर क्या किया जाता है, ये हिस्सा कहाँ पे, वायु के अंदर है। ठीक है, अब इस पर क्या किया जाता है आपके, देखिए अब इस वाले हिस्से पे हम क्या करते हैं, पहले अलग से मिट्टी ले लेते हैं, मिट्टी में पोषक पदार्थ डाल देते हैं और भी खाद वगैरह उर्वरक वगैरह इन सबको डालकर एक पतला सा लिक्विड बना लेते हैं। उस लिक्विड को इस पर लगा देते हैं। ये लिक्विड मैंने इस पर लगा दिया और लगाने के बाद कोई पतला सा कपड़ा या कुछ लेते हैं और उस कपड़े को या पट्टी की तरह का ले लेते हैं, उसको इस पर लपेट देते हैं और लपेटने के बाद ये इस तरह से बन जाता है। तो ये जो संरचना बनी है इसी को हम क्या करते हैं, गुट्टी करते हैं। दोबारा बोल देता हूँ मैं आपको, ये हमने पादप का तना लिया और उस तने में से हमने उसके तने के अंदर से हमने उसके ऊपर की जो छाल थी उसको सबको हटा दिया और हटाने के बाद सिर्फ इसके अंदर क्या बचे रहेंगे, सवन। इसके ऊपर हमने ये एक पतला सा मिट्टी का और इस तरह का लेप लगा दिया, एक खाद्य पदार्थ, ये पोषक पदार्थ और इनका सबसे मिला हुआ लेप। इस लेप के ऊपर हमने इसे पट्टी लगा दी और ये पट्टी लगाकर इसे बांध दी और इस तरह की जो संरचना बनी उसे क्या कहते हैं हम, गुट्टी। इसीलिए इस विधि का नाम क्या है, गुट्टी विधि। और दूसरा नाम इसलिए क्योंकि ये हमने जो दाब लगा के और ये इस तरह से बनाया हुआ है, ये कहाँ पे है, वायु में लटकी हुई अवस्था में, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, वायु का। ठीक है, जबकि पहले वाले में तो मिट्टी में क्या बना था, टीला बना था, इसलिए उसका क्या नाम रखा था हमने, टीला था। अब ये जो बन जाएगी तो अब आप देखिए ये हमने इस तरह से संरचना बना। अब क्या होगा, इसमें हमने पट्टी को लपेट दी और ये इस तरह से सारा व्यवस्थित कर दिया। तो अब इसके बाद हमारे पास एक चीज और एक और प्रॉब्लम आएगी इसमें, क्या कि जैसे ये बन तो जाएगी लेकिन 1 या 2 दिन में इसकी पट्टी क्या हो जाएगी, सूखने लग जाएगी और सूख कर ये मिट्टी सूख जाएगी तो फिर इस पे नया पादप नहीं बन पाएगा। तो अब उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से याद कीजिए, शंकर जी का जो कॉन्सेप्ट है वो काम में लेते हैं। क्या करते हैं, ऊपर एक कलश लगा देते हैं। अगर ये बिल्कुल इसी के ऊपर बन जाता है तो यहाँ पे एक होल कर लगा देते हैं, तो उसमें एक होल से इस पे बूंद बूंद करके पानी गिरता रहेगा, तो ये गुट्टी क्या रहेगी, हमेशा गीली बनी रहेगी, ये कभी नहीं सूखेगी। और बाई चांस अगर ये इस तरह से व्यवस्थित नहीं हो पाता और कलश आगे या पीछे व्यवस्थित होता है, सपोज करिए आगे इस तरह से, तो हम क्या करते हैं, इसके इस होल में से एक रस्सी लेते हैं जो इस पे लगा के और इसके चारों ओर लपेट देते हैं। तो पानी क्या होगा, इस रस्सी से रिश्ता हुआ आता जाएगा और इस गिट्टी पे चला जाएगा और गुट्टी को पूरा क्या कर देगा, गीला कर देगा। तो इस तरह से हम ये सारी व्यवस्था बना देते हैं। ये व्यवस्था लगभग 7 से 10 दिन 15 दिन तक चलती है और चलने के बाद अपने आप ही हमें इस पे दिखने लग जाएगी कि इसमें से इस तरह से जड़ें निकल के आ जाएगी, अपस्थानिक जड़ें निकल जाएगी। इसको यहाँ से काट लिया जाएगा, काटने के बाद ये इस तरह से गुट्टी का बना हुआ स्ट्रक्चर है, इसको हम मिट्टी में खड्डा खोद कर इसी तरह से लगा देंगे और लगाने के बाद इसमें से पान निकलने लग जाएगी। ये किस पे किया जाता है, नॉर्मली अमरूद में और संतरे में किया जाता है। आई थिंक आपको आ गया होगा समझ में। तीसरी विधि थी आपके रोपण। तो इसमें क्या किया जाता है, घटिया किस्म के पादप पर उन्नत किस्म के पादप को लगाया जाता है। ठीक है, इसको भी अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे। इसके 4 भाग हैं, पहले इन्हीं को दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। कलम लगाना, हमने पादप की या जड़ से या तने से कलम ले ली, उसको मिट्टी में लगा दिया और उससे नया पादप बना गया, तो किसमें आएगा, कलम लगाना। दाब लगाना, दाब लगाने में हमने क्या किया था, इस विधि में हमने ये किया था कि पादप की निचली शाखा को लिया और निचली शाखा को क्या कर दिया, मोड़कर मिट्टी में दबा दिया और मिट्टी में दबाकर उसके ऊपर ऐसे मिट्टी का ढेर नुमा या टीला नुमा बना दिया। तो इसको क्या कर दिया, टीला दाब विधि। इसमें पर्वसंधियों से अपस्थानिक जड़ें निकल जाएगी और धीरे धीरे उससे नया पादप बन जाएगा। सेकेंड दिया आपके वायु दाब विधि, ये मैंने आपको बता दिया। इस पे
कोई भी कठोर शाखा ले लेंगे, उस शाखा का ऊपरी हिस्से की जो छाल है वो हटा देंगे, सिर्फ सवन तक बचे रह जाएंगे। उसके ऊपर मिट्टी, पोषक पदार्थ आदि को रखकर एक पट्टी नुमा संरचना से उसको लपेट देंगे। ये जो संरचना बनी उसको भुट्टी कर देते हैं। इसको गीला बनाए रखने के लिए ऊपर कलश को व्यवस्थित कर देते हैं और कुछ दिनों तक इसको ऐसा ही रहने देते हैं और इससे धीरे धीरे बाद में जड़ें बन जाती है। इसको पादप से अलग कर पेतरक पादप से अलग करके इस गुट्टी को नए पादप के रूप में लगा लिया जाता है। इसका उदाहरण है आपके अमरूद और संतरा। तीसरी विधि है आपके रोपण की विधि। अगली तीसरी विधि है आपके रोपण विधि। रोपण विधि में क्या किया जाता है, देखो अपने पास जो पादप है वो पादप क्या है, मान लो घटिया किस्म का है। घटिया किस्म से मतलब है उससे उत्पादन कम प्राप्त हो रहा है, तो हम क्या करते हैं उस घटिया किस्म के पादप पर उन्नत किस्म का पादप जोड़ देते हैं। उन्नत का मतलब हो गया अच्छी किस्म का, तो ये भी समझ सकते हैं। तो अच्छी किस्म के पादप को जोड़ देंगे, जोड़कर जैसे ही अटैच हो जाएंगे तो इसी से क्या हो जाएगा, नया पादप बन जाएगा। तो जो नया पादप बनेगा वो कैसा बनेगा, उन्नत किस्म का बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या किया हमने, जो घटिया किस्म का पादप था मतलब जिससे उत्पादन कम होने लग गया था, उस पर उन्नत किस्म यानी कि अच्छी किस्म के पादप को जोड़ दिया। इस जोड़ने की इसी विधि को हम क्या कहते हैं, रोपण विधि कहते हैं। रोपण विधि को एक और शब्द से समझ सकते हैं, पेबंद लगाना। पेबंद विधि का मतलब क्या होता है, जैसे कहीं पे कुछ टूटा हुआ है तो हमने उसको सही कर दिया या जोड़ दिया, तो वो इस तरह के शब्द में काम में लिया जाता है। इसको उस तरह से भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं, यानी कि हमने इस पर नया पादप व्यवस्थित कर दिया, ग्राफ्ट कर दिया, लगा दिया, तो उसको ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं। तो ये तो सिंपल है इसका मीनिंग था। अब इसको देखिए आप क्या किया, अब हमने जीवारोपण इस वाले में क्या किया, जैसे हमारे पास ये घटिया किस्म का पादप, इसको मैंने ये इस तरह से काट दिया। ठीक है, अब इस पे क्या करना है, हमें उन्नत किस्म का लगाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जस्ट अपोजिट वाली स्थिति का उन्नत किस्म का पादप लेना पड़ेगा। ये इसमें पर्व संध्या हो जाएगी, ये इसी से क्या हो जाएगी, बाद में नई पत्तियां बन जाएगी। तो ये इस तरह से बना देना। तो ये तो क्या हो गया आपके, सिंपल से समझने के लिए अच्छी किस्म का, और ये क्या हो गया आपके घटिया किस्म का। घटिया किस्म से मतलब है जिससे उत्पादन कम प्राप्त हो रहा है, अच्छी किस्म का मतलब जिससे उत्पादन हमें अच्छा प्राप्त होता है। तो उसको लगा दिया, लगाने के बाद ये इस तरह से व्यवस्थित कर दिया। इसको व्यवस्थित करके एक पतले से धागे से इसको इस तरह से बांध दिया जाता है। अगर फिर भी ये व्यवस्थित नहीं हो तो एक और तरीका है, पिघला हुआ मोम लेकर, मोम को हम पिघला देते हैं, पतला पतला हो जाएगा और उसको इसके हल्का सा इसके ऊपर इस तरह से व्यवस्थित करके इसको धागे को लगा देगा। वो जैसे टाइट होगा तो ये पूरा स्ट्रेट हो जाएगा, धागा भी बिल्कुल उसमें फिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से इसको लगा रहने देते हैं, कुछ दिनों में इसमें नया पादप बन जाएगा। तो ये कौन सा कलर है आपके, जीवारोपण। इसमें नॉर्मली ये सबसे अच्छा उदाहरण है, इन सबका अमरूद है और संतरा है, अंगूर है, इनमें ये विधियां काम में ली जाती है। तो चारों की वही विधि है, तरीका अलग अलग है किस तरह से लिया जाता है। फर्स्ट विधि ये होगी। दूसरी है स्पान विधि। स्पान विधि में क्या किया हमने, जो ये घटिया किस्म का पादप था इसको ऐसे वी अंग्रेजी के वी शेप की तरह काट लिया। ये वही घटिया किस्म का है लेकिन यहाँ खांच बदल दी हमने, ये कैसी बना दी, वी शेप की। तो जो उन्नत किस्म की बनाएंगे वो कैसी बनाएंगे, ये पेन की तरह मतलब नुकीली, जस्ट इसके अपोजिट। वही इस तरह की बना देते हैं, इस तरह की बनाकर उसको वही धागे से इस तरह से व्यवस्थित करके जोड़ देंगे। कुछ दिनों बाद इससे भी नया पादप बन जाएगा। तीसरी है किरीट विधि। इस विधि में क्या किया जाता है, लेकिन कुछ बड़ा तना लिया जाता है नीचे का घटिया किस्म का, तो उस वाले किस्म के पे क्या किया जाता है, पतली पतली आपके ये इस तरह से घटिया उन्नत किस्म की ये जो कलम है इनको लगा कर दिया जाता है और बांध दिया जाता है। तो इस तरह से जो बनता है वो कौन सा आ जाएगा, किरीट या मुकुट विधि। चौथी कलिकार। तीसरी वाली में क्या किया, देखिए बड़ा सा तने वाली ले लिया घटिया किस्म का, उस तने के तीनों चारों या 5 हिस्से जितने भी आपके आओ 19 रुपया कैसा, जहाँ से उसकी छाल वाले हिस्से को हटा लिया, कट लगा के उसके ऊपर हमने उन्नत किस्म की कलमों को जोड़ दिया। जैसे इसमें जोड़ी थी आपस में वैसे इसमें 4-5 जोड़ दिए, तो देखने पर मुकुट की तरह हो जाती है, ताज बन जाता है। तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है, मुकुट रोपण या किरीट रोपण भी बोला जाता है। चौथी विधि है कलिका विधि। इसमें क्या किया, जो कठोर तरह के पादप जिनका तना कठोर हो गया उनमें बीच में कहीं पे भी इसको छाल को ऐसे करके हटाकर खांच बना लेते हैं, मतलब उसमें से हमने छाल हटा दी और खांच बना ली, और खांच बनाकर उस पर ऑलरेडी जो छोटे से एक आकार की कलिका है उसको इस पर धागे से व्यवस्थित कर देते हैं। तो इस तरह से व्यवस्थित करने पर ये बाद में बढ़ती जाती है और इससे भी नया पादप बन जाता है। दोबारा मैं चारों विधियां बोल देता हूँ। जीवारोपण, इसमें क्या है कि आपने
सभी में एक ही विधि को एक ही तरीका, बस आपने काट के किस तरह से व्यवस्थित किया बस वही चेंज होगा। बाकी सब में वही घटिया किस्म का पादप है, ऊपर उन्नत किस्म का या अच्छी किस्म का पादप है। तो इसको ये इस तरह से तिरछा काट दिया, ये उन्नत किस्म का ये इस तरह से जस्ट उसके अपोजिट तरह से काट दिया और काट कर उसको धागे से इस तरह से बांध दिया। कुछ समय बाद इसकी पर्वसंधियों से नई कलिकाओं का पत्तियों का निर्माण हो जाएगा और उससे नए पादप का निर्माण हो जाएगा, पर्ण बन जाएगा नए पादप का। सेकंड वाले में स्फान रोपण, इसमें हमने क्या किया था, अंग्रेजी के वी आकार की शेप में तो घटिया किस्मों को ले लिया था और अच्छी या उन्नत किस्मों को जस्ट इसका अपोजिट इस तरह से बना लिया था। तीसरे वाले में क्या किया, हमने तना लिया, थोड़ा बड़े आकार का था, उसमें 2 या 3 या 4 जितनी भी जगह थे हमने उसमें इस तरह से यहाँ से उसकी छाल को जो है वो हटा के और उस पर इस तरह से कलमों को जो हमने इस तरह से यहाँ पे काटी थी उसी तरह की छोटी छोटी कलम काट कर उस पर जोड़ देते। तो ये देखने पर मुकुट के समान दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या कर दिया जाता है, मुकुट विधि, रोपण विधि। चौथे नंबर की थी आपके कलिका विधि। इसमें जैसे तना है, कठोर तना है, तो इसकी जाल को हमने क्या किया, इस तरह से वी शेप में काट लिया जाता है और छाल को हटा करके यहाँ पे क्या आ जाएंगे, सवन तक आ जाएंगे डायरेक्ट। आपने छाल को हटा दी, कोर के दाढ़ जाएगी, द्वितीय वृद्धि में हमने पढ़ा हुआ है, तो द्वितीय वृद्धि में कोर के दाढ़ की तो अब डायरेक्ट क्या आ जाएगी, सवन आ जाएगी, या सवन उत्तक बोल दीजिए, तो सवन उत्तक आ जाएंगे। तो उस पर एक छोटी सी कलिका को हम जोड़ देते हैं। अब वो कलिका इस पे जोड़ दी, वही धागे से इसको बांध दिया जाता है। अब ये कलिका कुछ समय बाद वृद्धि करेगी और वृद्धि करके नए पादप का निर्माण करेगी। तो इस तरह से इन चारों विधियों में हमने घटिया किस्मों को किस तरह से लिया और उन्नत किस्मों को उसके अपोजिट बनाकर जो नए निर्माण किया है वो इन चारों विधियों में लिया जाता है। तो आपको आई थिंक समझ में आई होगी, ठीक है।